नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष बिहार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से एक जोश और जुनून के साथ और अध्याय 2 संघवाद का लेक्चर 4 में आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका और अपनों का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक जोश के साथ, एक उद्देश्य के साथ आया हूं कि आपके शरीर की एक एक रक्त की बूंद में, एक एक खून की बूंद में, आपकी शरीर की हर नस नस में सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भर दूं। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भर दूं, आपके मन से सारा डर निकाल दूं, आपके दिलों में, दिमाग में किसी प्रकार का कोई सामाजिक विज्ञान के लिए डर नहीं रहना चाहिए बच्चों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसके लिए हमें क्या कहना होगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। हम लोगों को एक क्रांति लेकर आनी है मेरे साथियों, हम क्रांति लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे उन सभी विद्यार्थियों में जो सामाजिक विज्ञान से डरते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने संघवाद को जाना, संघीय विशेषता की जानी, और पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि भारत में संघीय व्यवस्था, कि भारत में संघीय व्यवस्था है, ये बात हम जान चुके थे। और कैसे थी वो भी हम लोग जान चुके थे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का कैसे विभाजन हुआ वो भी जाना, और किस प्रकार से रजवाड़ों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया हमने वो भी जाना। परंतु आज हम लोग क्या जानने वाले सर, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आज हम लोगों को देखना है। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा भारत में संघीय व्यवस्था, वो एक क्या था, थ्योरेटिकल चीज थी, किताबी चीज थी कि हाँ भाई इस प्रकार से क्या होगा, भारत में चलेगा, इस चीज पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इन चीजों पे राज्य सरकारें कानून बनाएगी, इन पर दोनों मिलकर कानून बना लेंगे। ठीक है, ये क्या था, थ्योरेटिकल काम था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल काम हुए हैं उन्हीं को क्या है, प्रैक्टिकल में करना है। किस प्रकार से हमारे देश ने संघीय व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था बना के पूरी दुनिया के सामने रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ये है हमारा अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 4, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ठीक है, तो जो संघीय व्यवस्था हमारे भारत में है वो किस प्रकार से हमारे देश में काम कर रही है वो हम लोगों को जानना है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण, अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा कि संघीय व्यवस्था को हमारे देश ने इस प्रकार से काम करा है कि दुनिया के लिए एक आदर्श बना दिया। आदर्श कब बनते हैं, तब हम सफल होते हैं। विफल को तो कोई अपना आदर्श नहीं मानता, सब सफल लोगों को आदर्श मानते हैं। तो व्यवस्था भी कोई सी भी हो तो उसे सफल व्यवस्था को ही क्या है, आदर्श माना जाता है। तो जो हमारी व्यवस्था सफल हुई, संघीय व्यवस्था सफल हुई, उस सफलता के कारण क्या है वो हम लोगों को जानना है। संवैधानिक प्रावधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि हमारे संविधान ने प्रावधान करें, क्या प्रावधान करें कि इन चीजों पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, इन पे कौन बनाएगा, राज्य सरकारें कानून बनाने जा रही है। परंतु ये क्या था, संवैधानिक प्रावधान थे। संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज संविधान में नहीं होगी, संविधान क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिससे देश चलाया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो चीज होगी वही तो सरकारें मानेंगी, वही जनता मानेगी। तो लिखा होना तो क्या है, जरूरी है बच्चों, परंतु सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना ही काफी नहीं है, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। देखो आज क्या होता है, अब आज आप लिख लो, रजिस्टर में लिख लो, मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा। अब वो लिखा का लिखा रह गया, काम आया क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं आता वो। तो जो हमने लिखा है उसे जीवन में अमल करना, उसे अपनी व्यवस्था में, अपनी दिनचर्या में उतारना, वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो संविधान में जो लिखा है वो जरूरी तो है। ठीक है, आपको दिमाग में एक रणनीति बनाना तो जरूरी है कि कल से मैं जल्दी उठूंगा, पर उसे क्या है, वो काफी नहीं, उसको लागू करना, उसे अपने जीवन में अमल करना वो भी जरूरी है। तो इसलिए प्रावधान जरूरी है पर पर्याप्त नहीं। सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। तो यहाँ की जो लोकतांत्रिक राजनीति है, जो हमारे नेता है, जो राजनीति वो करते हैं, वो राजनीति का चरित्र अच्छा है। तो वो लोकतांत्रिक राजनीति के कारण क्या है, हमारे देश में संघीय व्यवस्था सफल हुई है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सफलता का अगर श्रेय मुख्यतः किसी को जाता है तो वो लोकतांत्रिक राजनीति को जाता है। पर सर ये लोकतांत्रिक राजनीति का जो चरित्र है ये किस प्रकार से अच्छा है, किस प्रकार से हमारे नेताओं ने ऐसा काम करा कि जिससे कि संघीय व्यवस्था सफल और आदर्श संघीय व्यवस्था बनी। तो देखिए, सबसे पहले संघवाद की भावना। संघवाद क्या है, संघवाद ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने अपने काम हो और वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करे। तो क्या हो, जब केंद्र सरकार कोई काम कर रही हो तो राज्य सरकार उनको बीच में ना रोके, और जब कोई राज्य सरकार काम कर रही हो तो केंद्र सरकार उनको बीच में ना रोके। तो ये क्या है, संघवाद की भावना है कि भाई हम दो क्या मिलजुल के काम करें, तुम मेरे काम में बीच में मत आना, मैं तुम्हारे काम में बीच में नहीं आऊंगा। तो ये क्या है, एक संघवाद की भावना है। और जब संघवाद की भावना होती है तो क्या होता है, संघीय व्यवस्था सफल बनती है। उसके बाद विविधता का आदर।
विविधता क्या होती है? वेराइटीज, चॉइस होना, हमारे पास क्या होना? चॉइसेस होना। अब क्या होता है, जैसे आज मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। अब मोदी जी को आपने कभी देखा है कि उन्होंने बोला नहीं नहीं साहब गुजराती भाषा अच्छी है, बाकी सब बेकार है? नहीं, वो ये कहेंगे कि सभी भाषाएं अच्छी। वो जब साउथ में, दक्षिण की तरफ जाते हैं, जब केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो वहां की भाषा में भी एक दो क्या है पंक्तियां बोल देते हैं कि हाँ, तो उनके लोगों को क्या लगता है, वाह वाह यार, हमारे मोदी जी तो ये भाषा भी जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो विविधता है, भाषा के आधार पर विविधता है, उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। आप किसी भी राज्य सरकार को देख लीजिए, केंद्र सरकार को देख लीजिए, किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री को देख लीजिए, वो सभी धर्मों की इज्जत करता है। तो वो क्या है? विविधता का आदर कर रहा है। ठीक है, सभी लिंग, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, सबकी इज्जत करते हैं। ठीक है, सभी जाति के लोगों की इज्जत करते हैं। तो ये विविधताओं का क्या है? हम आदर कर रहे हैं, हम अपमान नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे साहब हमारी भाषा अच्छी है, उनकी बेकार है, हम वो नहीं बोलेंगे। नहीं, सभी भाषाएं अच्छी हैं, सभी धर्म के लोग अच्छे हैं, और सभी प्रकार की जो जातियां हैं वो सभी अच्छी है। ये क्या है? विविधता का हमने आदर करा। तीसरा, संग रहने की इच्छा है। दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ रहकर काम करना चाहती है, सब साथ रहकर, इच्छा है उन लोगों की हम सब क्या है? साथ रहे। तो ये तीन मुख्य ऐसे गुण हैं, ऐसे चरित्र थे लोकतांत्रिक राजनीति के, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो सफल हुई और पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बनकर पूरी दुनिया के सामने हमने इसका एक मिसाल दुनिया को दी है बच्चों। अब देखिए, अब और भी प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाओ। अब ये सब कुछ चीजें तो यहां तक की ठीक थी। अब सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भाषाई राज्य। ये भाषाई राज्य होता कैसे? देखो, मैंने आपको पहले चैप्टर में ही कहा था कि भाषा हमारे लिए आने वाले एक दो चैप्टर तक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस भाषा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब भाषा तो हम अभी तक बहुत बार समझते हैं कि अलग अलग भाषा होती है, पर ये भाषाई राज्य क्या है सर? ऐसे राज्य जो भाषा के आधार पर बने हो। क्या होता है? ऐसे राज्य जो भाषा के आधार पर बने हो। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई कुछ जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका अलग राज्य बना दिया, और कोई अलग भाषा बोलने वाला उनका अलग राज्य बना दिया। मैं आपको बताता हूं कि आजादी के समय, ठीक है, आजादी के समय गुजरात और महाराष्ट्र एक था। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र एक था, पर फिर बाद में क्या हो, गुजरात वाले बोले हम तो गुजराती बोलते हैं, हम तो कैम छो बोलते हैं, कैसे हो भाई तुम लोग, तो वो अलग हो गए। मराठी वाले अलग हो गए, तो महाराष्ट्र हमने अलग कर दिया, गुजरात हमने अलग कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक थे, इनको भी अलग कर दिया। तो भाषा के आधार पर हम लोगों ने क्या है, राज्यों को विभाजन करा है और अलग अलग राज्य बनाए। तो जो राज्य भाषा के आधार पर बनते हो, जिनका विभाजन मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाषाई राज्य कहते हैं। परंतु सर ये करा क्यों? क्या जरूरत आ रही थी? ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। मतलब अब क्या है, जो मराठी बोलते हैं वो सारे महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ऐसा बात नहीं महाराष्ट्र में कोई नहीं रह सकता। मैं हिंदी बोलता हूं, मैं महाराष्ट्र में जाके नहीं रह सकता। रह सकता भाई, मुझे कौन रोकेगा? मैं तो बिल्कुल जाऊंगा। आप भी रह सकते हैं, सब रह सकते हैं। परंतु वहां पर मुख्य जो बहुसंख्यक है वो कौन है? मराठी भाषा के लोग हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ कि उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी भाषा को बचाने के लिए वो सबका एक समूह बन गया है, और सरकार भी मुख्यतः उन्हीं लोगों के लिए क्या है? काम करती है। उन्हीं लोगों के बीच में से सरकार को चुना जाता है। तो क्या होता है कि जो उस समुदाय के लोग हैं, जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके मन में क्या है? एक सम्मान होता है, देश के प्रति सम्मान आता है कि हमारे देश ने हमारी भाषा की, हमारी संस्कृति की इतनी इज्जत रखी और इतनी लाज रखी कि हम लोगों को एक अलग राज्य देकर हमारी संस्कृति को और हमारी भाषा को क्या है? संरक्षण देने का और बढ़ावा देने का सरकार ने मौका दिया है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक भाषा के लोग एक राज्य में आ जाते हैं, तो उनकी भाषा और उनकी संस्कृति, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुरक्षित रहती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ये कैसी चीज है? ये हम बेल्जियम के हिसाब से, बेल्जियम ने भी ऐसा ही काम करा। श्रीलंका ने क्या करा? भाषा को कोई तुक नहीं दिया। श्रीलंका तो क्या कर रखा था कि भाई दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, जो हमारे बीच में सिन्हाला सरकार के बीच में उसे बाहर फेंक दो, पर हम लोगों ने ऐसा नहीं करा। जो भाषा के आधार पर हम लोग राज्य बना रहे हैं विद्यार्थियों, वो क्या है? सिर्फ क्या भाषा के आधार पर ही बन सकते सर? क्या हमारे देश में सारे राज्य भाषा के आधार पर बने हुए, या और कोई भी इनका आधार है? बिल्कुल इनका आधार है राज्य के गठन के आधार। पहला, भाषा के आधार। भाषा के आधार पर हम लोग बिल्कुल राज्य का गठन कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था, फिर गुजराती वाले गुजरात में चले गए, मराठी वाले महाराष्ट्र में आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है? भाषा के आधार पर जो राज्य का विभाजन हो सकता है। संस्कृति के आधार पर देखो, अब क्या है, आप जो पूर्वी भारत है, ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, जो उस तरफ का भारत है, वहां की संस्कृति बिल्कुल अलग है। उनका खाना पीना, उनका पहनावा, उनकी बोली चाली, वो सब कुछ क्या है? अलग है। तो संस्कृति के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? भाषा राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है भूगोल। भूगोल मतलब भौगोलिक स्थिति पे।
ठीक है, मान लो कोई राज्य है वहां पे ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है, और कोई राज्य है वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो उन दोनों राज्यों को भी क्या हमने विभाजित करके उनको क्या अलग कर दिया, जिससे कि यह हो कि उन दोनों राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, और उस आधार पर हमने राज्यों को क्या है बंटवारा किया। जातीयता या एथेनिसिटी, जातीयता या एथेनिसिटी, भाई वहां पे सामाजिक विभाजन बिल्कुल अलग रूप से हो। अब आप देखिए कि झारखंड है, झारखंड पे आपको ज्यादा क्या आदिवासी समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे, तो वहां जातीयता बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप नागालैंड की तरफ चले जाओ, वहां पे आदिवासी समुदाय बहुत है, तो वहां पे जो एथेनिसिटी है, जो जातीयता है, वो क्या है बहुत अलग है, इसलिए हमने उन अलग राज्यों का भी निर्माण करा। उदाहरण के तौर पर नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो इन चारों आधारों में से किसी ना किसी आधार पर अलग किए गए। अब हम समझते हैं मानचित्र से। ये देखिए, ये जो है ये आपको उत्तराखंड का मानचित्र दिखाया जा रहा है। देखिए ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तराखंड का है। क्या है? उत्तराखंड का है। इसका पहले नाम उत्तरांचल था, ठीक है। ये 2000 में उत्तराखंड को बनाया गया और क्या करा गया, उत्तर प्रदेश में से, योगी जी के उत्तर प्रदेश में से इसको कट करके ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से क्या करा, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको उत्तराखंड बना दिया गया। और इसका पहला क्या नाम था? पहले इसका नाम था उत्तरांचल नाम था। ये किस आधार पे बनाया गया सर? ये भौगोलिक आधार पे बनाया गया। किस आधार पे? भौगोलिक आधार पे, भूगोल के आधार पे बनाया गया है। क्यों? जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वो समतल इलाका है, ठीक है, वहां पे गंगा माता बह रही है, ठीक है। और उत्तराखंड वाला इलाका है वो कैसा है? वह पहाड़ी इलाका है, ठीक है, तो वहां ठंड ज्यादा रहती है। और उत्तर प्रदेश वाला इलाका है वो क्या है? समतल इलाका है, मैदानी इलाका है, तो वहां पे क्या है, बिल्कुल आपको न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी नहीं देखने को मिलेगी, और बिल्कुल आम सा जो मौसम होता है वैसा होता है। पर उत्तराखंड में तो ठंडे हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड को क्या भौगोलिक स्थिति के आधार पे, क्या इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, इसलिए क्या करा गया, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। एक उदाहरण हमारे पास ये था। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण हमारे पास जो है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही थे, पर क्या हुआ, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तेलंगाना का है। अब ये किस आधार पे किया गया सर? ये भाषा के आधार पे किया गया, ठीक है। तेलंगाना के लोगों ने मांग करी कि साहब हम लोगों को क्या है अलग राज्य बना के दिया जाए हमारी भाषा के लिए, तो उनका क्या है 2 जून 2014 को अलग राज्य उन लोगों के लिए बना दिया गया। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी हो सकता है और भाषा के आधार पर भी हो सकता है। ये हम लोगों ने दोनों मानचित्रों से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी। अब देखिए 1947 से भारत में अनेक पुराने प्रांत क्या हुए, गायब हो गए। तो क्या करा, जो पुराने राज्य थे, उनको क्या है गायब कर दिया गया। गायब का मतलब क्या? उनके नाम हटा दिए और 2-3 राज्यों को मिला के नए बना दिए गए। उनको हटा के कोई छोटे छोटे राज्य बना दिए गए। तो क्या करा, पुराने जो प्रांत थे, पुराने जो राज्य थे, उनको गायब कर दिया, हटा दिया नक्शे से। कई नए प्रांत बनाए गए। अब देखो क्या था, पहले गुजरात तो नहीं था ना, गुजरात और महाराष्ट्र एक था। तो अब क्या करा, 1960 के लगभग आकर के क्या करा गया, गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया, ठीक है। गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात में और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से क्या गए, कई नए प्रांत बनाए गए। जैसे कि अभी हमने उदाहरण में देखा था कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से बनाया गया, और उत्तराखंड कब किस में से? उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया गया। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। अब क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश को में से उत्तराखंड बनाया गया तो उनकी सीमा बदली या नहीं बदली? ठीक है, पहले सीमा उत्तराखंड के ऊपर तक की थी, अब उत्तर प्रदेश की सीमा कहां तक रह गई? उत्तराखंड के नीचे नीचे रह गई। सीमाएं बदल गई, अब उत्तर प्रदेश कम हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, क्षेत्र कम हो गया और नाम भी बदल दिया गया। अब पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही थे, पर फिर क्या है, उत्तराखंड बना दिया गया। और उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, फिर बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहता हूं विद्यार्थियों कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम भी यूनाइटेड प्रोविंस था, पर उसका नाम बदल के 1950 में क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश नाम उसका रख दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 1947 से लेकर आज तक 2021 तक बहुत से बार हमारे जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है उसमें बहुत सी बार बदलाव हुए, और बिल्कुल नया बदलाव तो आप सबको याद होगा, ठीक है। भारत की संसद ने, मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मतलब मानचित्र बदल दिया।
पहले जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था, अब क्या करा गया, राज्य को हटा दिया गया। जैसे कि पुराने प्रांत गायब हो गए, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको हटा दिया, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सीमाएं बदल दी, नाम तो नहीं बदला उन्होंने, क्षेत्र बदल दिया कि इतना जम्मू कश्मीर और इतना लद्दाख। तो ये क्या है, 1947 से लेकर के 2021 तक बहुत सी बार राजनीतिक मानचित्र में हमारे भारत के में बहुत सी बार परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, और बहुत सी बार आगे भी हो सकता है, कभी भाषा के आधार पर, भौगोलिक स्थिति पे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना ये उचित है या नहीं। भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। जब क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इस बात के इतिहास को आप समझने की कोशिश करिएगा। जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी जो मुसीबत की घड़ी थी वो यही थी कि क्या हो कि जो अब राज्य है उनका गठन हम लोग किस हिसाब से करें, प्रशासनिक आधार पर करें कि भाई हमें प्रशासनिक तौर पे आसानी हो। और उसके अलावा क्या था कि बहुत सी जगह बहुत से लोग राज्यों को गठन भाषा के आधार पर मांग करने लगे थे। ठीक है, उसमें से एक बहुत अच्छा नाम पोटी श्रीमल्ला साहब का है, जिन्होंने क्या है आंध्र प्रदेश के लिए 56 दिन तक, कितने 56 दिनों तक क्या करी थी, भूख हड़ताल करी थी, और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। पोटी श्रीमल्ला साहब गांधी जी के बिल्कुल करीबी लोगों में से थे और गांधी जी को मानने वाले लोगों में से थे। तो इसलिए जब उनकी मृत्यु हो गई तो सरकार को प्रेशर में आकर मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाना पड़ा कि भाई इनका जो राज्य है, जो एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनका राज्य आंध्र प्रदेश होगा। ऐसे जब आंध्र प्रदेश को परमिशन सरकार ने दे दी, धीरे धीरे क्या हुआ, और भी लोगों ने बोला कि साहब हमारे भाषा के आधार पर बनाओ। उसके बाद सरकार ने क्या करा, राज्य पूर्ण गठन आयोग बनाया। क्या बनाया, राज्य पूर्ण गठन आयोग बनाया कि राज्यों का हमें गठन करना है, पूर्ण गठन, वापस से गठन करना है। उस आयोग में अच्छे लोगों को बिठाया गया, और उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर अगर हम लोग राज्य का गठन करते हैं तो उससे क्या होगा, देश ज्यादा एकीकृत मतलब यूनाइटेड होगा, मिलकर रहेगा। एकीकृत क्यों होगा बच्चों, अब देखो क्या होता है एकीकृत होने का फायदा यह है, कैसे होगा। अब आज आंध्र प्रदेश में अगर तेलंगाना हम लोगों ने बनाया तो उन लोगों के मन में यह भावना है कि जो केंद्र सरकार है वो हमारी बात सुनती है, हमारी भाषा की इज्जत करती है। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि सफल क्यों है हम लोग, क्योंकि हम विविधताओं का आधार कर रहे हैं, विविधताओं का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उनका आदर हम लोग कर रहे हैं। इसी के कारण क्या है कि भाषा के आधार पर जो हमने राज्य बनाए वो उनसे देश और एकीकृत हुआ और यूनाइटेड हुआ और मजबूत भी हुआ। ठीक है, जब सब लोगों को अपने हिसाब से राज्य मिल गया, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को उनको लगा कि भारत में हमारी संस्कृति और भाषा सुरक्षित है, तो उससे क्या हुआ, वो देश के लिए और भी अच्छे से काम करने लगे, और इससे क्या हुआ, देश और भी मजबूत हुआ। तो भाषा के आधार पर गठन करना राज्यों का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसानदायक नहीं रहा है। हाँ, शुरुआत में जो देश के बड़े नेता थे उन लोगों को चिंता थी 1947-50 के दौर में, परंतु बाद में वो चिंता गलत साबित हुई, और भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, इन आधार पे जो राज्यों का गठन किया गया तो वो विद्यार्थियों बहुत अच्छा साबित हुआ। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कई ज्यादा सुविधाजनक हो गया। अब क्या हुआ कि जो प्रशासन है, जो काम करने का तरीका वो पहले से ज्यादा आसान हो गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्या है, मराठी बोलने वाले लोग हैं, तो अब मराठी बोलने वाले लोग हैं तो वहां की क्या है, दफ्तरों में है, वहां के ऑफिस में है, वहां की विधायिका में है, तो वहां पे क्या है, मराठी बोलने वाले लोगों का बहुमत रहेगा। और जैसे मान लो आज मैं हिंदी बोलने वाला इंसान हूं, मैं महाराष्ट्र में जाके बैठ जाऊं, मैं क्या वहां पे कोई काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। पर अगर वही काम हम मराठी बोलने वाले को बिठा दें वहां पे, तो वो क्या आसानी से कर पाएगा। तो उससे क्या हुआ, जब मराठी बोलने वाले राज्य में अगर मराठी बोलने वाला काम करता है तो उससे क्या हुआ है कि वहां की जो प्रशासन है उसमें अच्छा बदलाव आया है, वो अच्छे से काम करने की क्षमता उन लोगों की बढ़ी है। अब है पहला था भाषाई राज्य, कि राज्य किस आधार पर बनाए गए, भाषा के आधार पर। अब क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है भाषा नीति। अब भारत ने जब 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो बहुत से लोगों के मन में एक दुविधा थी कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी, कौन सी राजभाषा होगी, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। तो ये राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, ये हम लोग जानेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। राष्ट्रभाषा क्या होती है मेरे विद्यार्थियों, राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा है मतलब जो पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ बोली जाती हो। मतलब यह है कि वहां के ज्यादातर लोग क्या है वही उसी भाषा को बोलते हो, तो उसे हम क्या राष्ट्रभाषा कहते हैं। परंतु हमारे देश में तो एक भाषा बोली नहीं जाती, और हमारे देश ने के संविधान ने भी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया कि यह हमारी क्या है नेशनल लैंग्वेज है। ऐसा किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में, अनुच्छेद में, किसी भी पेज पर बात नहीं लिखी है कि संविधान ने भारत की राष्ट्रभाषा ये होगी।
हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा। अब राजभाषा के लिए हिंदी को कहा गया कि भाई हिंदी में क्या हो, कामकाज हो, सारे सरकारी काम हिंदी में हो। परंतु क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 40% लोग ही क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो जो बाकी 60% लोग हैं उनका क्या होगा? तो जो 60% लोग हैं उनका क्या होगा? उनकी भी तो संविधान को सोचनी, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, साथ लेकर सबको चलना है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम छोटे का भी ध्यान रखना चाहते हैं, हम बड़े का भी ध्यान रखना चाहते हैं, ठीक है। तो साथ लेकर चलने वाली जो बात है वो क्या है, संविधान ने ध्यान में रखी। अब अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदी को हम बोल देते कि भाई हिंदी सर्वश्रेष्ठ है और सारे काम हिंदी में करो, तो क्या होता, श्रीलंका जैसी हिंसा हमारे देश में भी हो सकती थी। इसलिए संविधान ने क्या करा, बीच का रास्ता निकाला। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को, बहुत महत्वपूर्ण है, 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब ये अनुसूचित भाषा क्या है? अनुसूचित भाषा राजभाषा की तरह है विद्यार्थियों। क्या होता है, जैसे आप हिंदी में काम कर सकते हो, आप उन्हीं भाषाओं में भी काम कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग प्रकार की भाषाओं में यहाँ पे आपको दिखाया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्त उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। अब मान लो आपसे बहुत से लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। अब मान लो आप गुजरात से हो, आप गुजराती में पेपर देना चाहते हो, दे दीजिए साहब, बिल्कुल कोई मना नहीं है, ठीक है। आप तमिल से हो, तमिलनाडु से, आप तमिल में पेपर देना चाहते हो, तमिल में दे दीजिए साहब। मैं हिंदी से देना चाहता हूं, मैं हिंदी में भी दे सकता हूं। तो इस प्रकार से क्या है, किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए हम लोग क्या किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं, बस शर्त इतनी सी है कि हम उस भाषा को क्या करें, चुन ले और कह दे कि मैं इस भाषा में सारे पेपर एग्जाम के दूंगा। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग राजभाषा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से राजभाषाओं में काम करते हैं और उसी हिसाब से पूरा जो प्रशासनिक उनका कार्यक्रम है वो सारा चलता है। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखा है कि हमें कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी है जिससे कि क्या हो, जैसे स्थिति श्रीलंका में हुई है वैसे हमारे देश में ना हो, ठीक है। वैसे श्रीलंका की स्थिति होने से पहले हमारा संविधान बन चुका था, पर ऐसी कोई स्थिति नहीं छोड़ी जिससे कि देश में गृह युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न हो। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी ही राजभाषा में होता है, वो अपनी ही राजभाषा में करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं वो हिंदी में ही करे, वो इंग्लिश में करे, वो अपनी राजभाषा में भी कर सकते हैं, तमिल में भी कर सकते हैं, आसामी में आसाम वाले कर सकते हैं। जो भी राज्य सरकार अपनी राजभाषा घोषित करती है उस राजभाषा में भी वो काम हो सकते हैं विद्यार्थी। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। अब संविधान ने क्या बोला था कि देखो भाई बात ऐसी है, अब भी तो हम लोग क्या है शुरू में आजाद हुए, तो बहुत से लोगों को क्या है कि पढ़ना भी नहीं आता, बहुत कम पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि और अब भी तो हम लोग क्या है विभाजन का भी दुख हम लोगों ने देखा है। हमारा जो देश था, जो हमारे साथ इतने सालों तक था, उस देश के दो हिस्से कर दिए, ठीक है, भारत और पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। और हमने देखा पाकिस्तान को 2 सीमाई क्षेत्र भी दिए गए, हमें तो एक ही दिया गया था। फिर रजवाड़ों को एक करने में कितना जोर रहा है वो भी देखा, संविधान बनाने का काम अलग से चल रहा था, मतलब बहुत सी चिंताएं उस समय तक थी। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या करा कि भाषा के आधार पर किसी प्रकार गृह युद्ध से बचने के लिए बोला कि 1965 तक क्या है अंग्रेजी का प्रयोग करो, ठीक है, 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग करो। तो 1965 के बाद तो बंद हो जाना चाहिए था, परंतु सर आज 2021 में हम लोग आ चुके हैं, तो 2021 तक भी अंग्रेजी तो चल रही है। तो उसका कारण अब देखो, परंतु गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। अब जिन लोगों को हिंदी नहीं आती जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, तमिलनाडु वालों को हिंदी नहीं आती, महाराष्ट्र वाले मराठियों को हिंदी नहीं आती, मतलब बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती। अब जिनको हिंदी नहीं आती है उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला नहीं 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 भाई ऐसा काम मत कर देना, हम तो जीते जी मर जाएंगे, हम किस में काम करेंगे फिर। तो गैर हिंदी भाषी मतलब ऐसे राज्य, ऐसे प्रदेश जहां के लोगों को हिंदी नहीं आती हो, उन लोगों ने क्या करा, बोला कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, अंग्रेजी को बंद ना किया जाए, तो अंग्रेजी का प्रयोग कंटिन्यू करो। तमिलनाडु में तो प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, उग्र का मतलब होता है बिल्कुल खतरनाक, हिंसक रूप ले लिया, ठीक है। वो तो मतलब सड़कों पे उतर गए, बोल दिया सरकार को, अरे भाई नहीं अंग्रेजी को बंद मत कर देना, अंग्रेजी बंद कर दी तो हमें तो हिंदी आती नहीं और हम काम कैसे करेंगे, मतलब स्थिति खराब हो सकती थी। परंतु मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारी सरकार है, हमारे जो लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र के कारण ही संघीय व्यवस्था सफल हो पाई है। तो अब सरकार ने आगे क्या कदम उठाया वो हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अब सरकार ने क्या कहा
कि ठीक है भाई, अगर आप लोगों को ऐसी दुविधा है, अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो आप हिंदी के साथ साथ या अपनी राज्य भाषाओं के साथ साथ आप अंग्रेजी को भी कंटिन्यू करो। संविधान ने तो सिर्फ 1965 तक बोला था, पर 1965 के बाद भी सरकार ने क्या है, इसको आगे बढ़ाया रखा और आगे अंग्रेजी को काम चलने दिया। क्यों चलने दिया? जिससे कि देश में किसी प्रकार की हिंसा ना हो और तमिलनाडु जैसे और कोई राज्य उग्र प्रदर्शन करके देश में हिंसक प्रदर्शन ना करे। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। अब देखो, केंद्र सरकार चाहती है कि हिंदी क्या हो, बढ़े, क्योंकि हिंदी जो है 40% लोग बोल रहे हैं, 40% लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी को क्या है, जो हिंदी का बढ़ावा बढ़े, हिंदी को संरक्षण ज्यादा दिया जाए, ठीक है, और सभी लोग हिंदी बोले। पर यह हिंदी उन राज्यों पर भी सरकार नहीं थोप सकती जहां पे हिंदी बोली नहीं जाती हो। तो क्या है, सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो बहुत प्यार से और बहुत दिमाग से इस चीज को टैकल कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी को बढ़ाया भी वहां जाए जहां पे हिंदी प्रदेश राज्य है, जहां पे हिंदी भाषी लोग रहते हो, वहां पे नहीं जहां पे हिंदी भाषी लोग ना रहते हो। अगर तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग ज्यादा है तो वहां पर हम लोग क्या है, हम वहां पे हिंदी को ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, पहले वहां पे प्राथमिकता किसको है, तमिल को रहेगी। परंतु कोशिश में सरकार है कि हिंदी को क्या करा जाए, जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। अब आते हैं केंद्र और राज्य संबंध में। सबसे महत्वपूर्ण, अगर इन दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो संघवाद होना न होना बेकार है। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, संघवाद की भावना। तो संघवाद की भावना किन में होनी चाहिए, इन दोनों में होनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार की इज्जत करे और राज्य सरकार केंद्र सरकार की बातों को माने, यही क्या है, संघवाद की सच्ची भावना है और संघवाद के लिए काम करने की इच्छा रखती है। काफी समय तक हमारे यहां एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। देखो, दो प्रकार की सरकारें अभी तक हम लोगों ने देखी, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। तो बहुत लंबे समय तक हमारे देश में क्या रहा, केंद्र सरकार भी एक ही पार्टी की बनी और बहुत सारे राज्यों में भी जो राज्य सरकारें बनी वो भी एक ही पार्टी की बनी। और वो पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस, ठीक है, भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम कहते हैं। उसी की सरकार क्या है, पूरे देश में ज्यादा समय तक बनती है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। अब करा क्या विद्यार्थियों, कि जब केंद्र में और किसी दल की सरकार बनी और राज्य में और किसी दल की सरकार बनी, तब क्या करना शुरू हुआ, ये जो केंद्र सरकार है इसने राज्य सरकारों को अनदेखी करना शुरू करा, इनके काम में बार बार में परेशान करना शुरू करा कि तुम ये काम मत करो, ये तो हम करेंगे। मतलब क्या है, जो संविधान ने इनको ताकत दी थी कि भाई आपके पास ज्यादा शक्ति है, और वो ज्यादा शक्ति इसलिए दी है कि आप देश को मजबूत और एक करके रख सको, पर केंद्र सरकार ने अपने जो इस ताकत संविधान ने दी उसका दुरुपयोग करा और राज्य सरकारों को अपने काम करने से रोका, ठीक है, राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करी। राज्य सरकार फंड मांग रही है कि साहब काम करने के लिए फंड दो, बोले नहीं नहीं हमारे पास तो नहीं है। राज्य सरकार और काम कर रही है, बोले नहीं ये काम मत करो, ऐसा मत करो। बीच बीच में मतलब राज्य सरकारों को परेशान करके, और यहां तक कि राज्य सरकारों को भंग भी कर देती थी कि ये राज्य सरकार आज से इस राज्य में काम नहीं करेगी। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। अब जैसे मान लो कि भाई पूरे केंद्र में क्या है, पूरे केंद्र में किसी ए पार्टी की सरकार है, ए पार्टी की सरकार है, और मान लीजिए जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बी पार्टी की सरकार राज कर रही है। अब ये ए पार्टी की सरकार पूरे केंद्र में है, पूरे देश के लिए, तो मजबूत कौन है, ये लोग हैं, और बी पार्टी वाले तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में। तो इन्होंने क्या करा, इस पार्टी के अधिकारों से वंचित करा कि भाई आप ये काम मत करो, बार बार में उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या है, विपक्षी दल है, ये इसके खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है। तो विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। और जहां जहां बी की सरकारें हैं, मतलब उत्तराखंड में क्या कर दिया, बोला आज से आपकी सरकारें काम नहीं करेगी, भंग कर देती किसी भी आधार पर, या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था कि आज से इस राज्य की जो भागदौड़ संभालेंगे वो राष्ट्रपति साहब संभालेंगे, मतलब सरकार काम नहीं करेगी। तो ये क्या है, ये संघवाद की भावना है, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी संघवाद की भावना नहीं है, ये पूर्ण रूप से संघवाद के खिलाफ है। क्यों, क्योंकि संघवाद की भावना क्या कहती है कि भाई केंद्र सरकार राज्य सरकारों की इज्जत करे और राज्य सरकार केंद्र सरकार की बातों को माने और परिपूर्ण से उनको पूर्ण रूप से क्या है देश में लागू करने की कोशिश करे। परंतु यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं। परंतु बदलाव तो जीवन में पक्का होना ही होना है, आज नहीं तो कल बदलाव होगा। समय के साथ बदलाव हुआ यहाँ पे। अब क्या हुआ, गठबंधन सरकारों का समय देश में चल गया। अब ये गठबंधन सरकारें होती क्या, पहले इसी बात को समझ लेते हैं। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा
साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ, ए और बी ये दोनों क्या है, कोई दो दल है, देश में दो दल है, इन दोनों ने क्या करा, और मान लीजिए सी को भी ले लीजिए, इन तीनों ने क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर क्या करा, सरकार बनाई। अगर एक दल अकेला सरकार बनाता तो लगे, पर दो या दो से अधिक पार्टियां या दल मिलकर सरकार बनाते तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। मतलब क्या करा, गठबंधन बंधन कर लिया है, अब हम लोग मिल चुके हैं और मिलकर हम लोग सरकार बना सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 2005 में जर्मनी का उदाहरण देखा था, वहां पे क्या करा गया, गठबंधन सरकार बनाएगी। ये जो कुर्सी दिखाई जा रही है, ये कुर्सी आप मुख्यमंत्री की मान लीजिए, प्रधानमंत्री की मान लीजिए, और इसको सब खींच रहे हैं, नहीं नहीं साहब ये तो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, ये हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। और जब गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या होता है, थोड़ा सा सरकार सही से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि ए पार्टी वाले बोलते नहीं नहीं साहब प्रधानमंत्री हमारा बने, बी वाले बोलते नहीं नहीं प्रधानमंत्री हमारा बने, और सी वाले बोलते प्रधानमंत्री हमारा बने। तो इस प्रकार से क्या खींचतान चलती रहती है और सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाती है, वो एक अलग बात है। परंतु गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर एक अच्छा प्रभाव ही देखने को मिला है। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। क्या प्रतिकूल काम था कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों की बात नहीं मान रही है, ठीक है, और राज्य सरकारों को क्या बार बार में केंद्र सरकार भंग कर रही है, तो ये तो बिल्कुल संघवाद के खिलाफ था। तो ये बात मैंने आपको कह चुका हूं। 1990 के बाद ये स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। देखो, एक होता है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल देखो, वैसे राष्ट्रीय दल कौन घोषित करता है, जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह बताता है कि कौन सा दल, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। ये जो काम है ये निर्वाचन आयोग का। परंतु आम भाषा में, सीधी सी भाषा में, सिर्फ राष्ट्रीय दल का मतलब इतना सा है, क्या हो कि जिनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हो, जिनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हो, वो राष्ट्रीय दल। और क्षेत्रीय दल का मतलब विशेष क्षेत्र में, जैसे किसी का पंजाब में, किसी पार्टी पंजाब में बहुत मजबूत है, कोई पार्टी उत्तराखंड में बहुत मजबूत है, कोई पार्टी केरल में बहुत मजबूत है, तो वो क्षेत्रीय दल है वहां के। तो क्या हुआ, 1990 के बाद काफी राज्यों में क्षेत्रीय दल उदय हुआ, मतलब उन्होंने अपने अपने राज्यों में स्थिति को क्या है, मजबूत बना लिया। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। कहां पे गठबंधन की सरकार बन रही है, केंद्र में। कहां पे, केंद्र में। केंद्र सरकार जो बन रही है वो गठबंधन की बन रही है। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। देखो अब क्या होता है, जो लोकसभा है, लोकसभा में अगर आपको, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, और लोकसभा में क्या है, 543 सीटें, 543 है, 2 एंग्लो इंडियन की, उनको हम लोग अभी साइड में कर देते हैं। 543 सीटें, इन 543 का मतलब है लोकसभा में पूरे देश में से 543 लोग चुनकर जाएंगे। अब इनमें से क्या है, मान लो कोई भाजपा का भी है, कोई कांग्रेस का भी है, कोई आम आदमी पार्टी का भी है, अलग अलग दलों के होते हैं। और अगर किसी एक दल को अपनी सरकार बनानी है तो उनको 50% प्लस एक सीट तो चाहिए, मतलब 50% से एक ही ज्यादा आ जाए, वो क्या है, सरकार बना सकता है। लगभग मैं मान के चलता हूं 275 सीटें क्या है, एक पार्टी एक दल अगर जीत जाता है, 275 जगहों से अगर एक पार्टी का लोग जीत जाते हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। परंतु अगर ये आंकड़ा, ये करिश्माई आंकड़ा बोला जाता है इसको, अगर ये करिश्माई आंकड़ा अगर पार ना कर पाए कोई भी पार्टी, तो क्या करती है, फिर 2-3 पार्टियां साथ में आती है, एक दूसरे से बातचीत करती है और गठबंधन सरकार बनाती है। इसको अभी आगे उदाहरण से हम और भी समझेंगे। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य के सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। अब देखो राज्य सरकारों, इसमें राज्य सरकारों का क्या रोल है वो देखो। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ये जो है, ये पंजाब का मानचित्र मैंने आपको दिखाया है। पंजाब का क्यों, पंजाब से मैं आपको एक उदाहरण समझाना चाहता हूं कि गठबंधन सरकारें कैसे बन सकती है। देखिए, मान लीजिए राष्ट्रीय दल जो है वो भाजपा है और क्षेत्रीय दल वो शिरोमणि अकाली दल है। ये रियलिटी में भी है, भाजपा सब जानते हैं, और पंजाब में क्षेत्रीय दल है वो शिरोमणि अकाली दल है। मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरे पंजाब में ज्यादा किसकी पकड़ है, शिरोमणि अकाली दल की। अकाली दल मजबूत है, यहाँ के लोग उनकी बहुत बात मानते हैं, बहुत मतलब मजबूत स्थिति में ये लोग हैं। अब क्या होता है कि देश में एक विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव क्या अपने अपने राज्य में होते हैं, जब हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, ठीक है, तो जब मुख्यमंत्री बनाते हैं तब वो विधानसभा चुनाव होते हैं, और एक होते हैं लोकसभा के चुनाव, जब हम लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे कि जब लोकसभा के चुनाव हुए
सीट कितनी भाजपा को जीतनी चाहिए थी? 275 जीतनी चाहिए थी, पर क्या हुआ, भाजपा कितने पर अटक गई? 265 पर आकर अटक गई। ठीक है, 10 सीटें कम है। कितनी सीटें कम है? 10 सीटें कम है। अब क्या हुआ, पूरे पंजाब से लोकसभा में कितने लोग जा सकते हैं? 13 लोग जा सकते हैं। कितने लोग जा सकते हैं? 13 लोग लोकसभा से चुनकर जा सकते हैं। यहां पर जो लोग हैं शिरोमणि अकाली दल को क्या है, बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या करा कि जो 13 की 13 सीटें वो कौन जीत गया? शिरोमणि अकाली दल जीत गई। अब जब शिरोमणि अकाली दल जीत गई तो ये 13 के 13 लोग क्या हुए? शिरोमणि अकाली दल के लोकसभा में पहुंच गए। अब यहां पर भाजपा को जरूरत थी 10 सीटों की, शिरोमणि अकाली दल ने प्लस में 3 जीत रखी। तो क्या करा, भाजपा वाले कहां गए? शिरोमणि अकाली दल के पास गए और बोले ये जो 13 लोग हैं ना वो आप हमसे मिला लो, और ये 265 हमारे और 13 तुम्हारे, 278 का जो ये करिश्माई आंकड़ा है 275 वाला, ये पार हो जाएगा और हम दोनों मिलकर क्या गठबंधन सरकार बना लेते हैं। इन्होंने क्या करा, गठबंधन की सरकार बना ली। पर सर भाजपा ने तो अपनी सरकार बना ली, शिरोमणि अकाली दल को क्या फायदा हुआ? शिरोमणि अकाली दल को फायदा क्या हुआ वो सुनिएगा। पहला फायदा तो यह है कि भाजपा इनको बोलेगी आपके हम केंद्र में मंत्री बना देंगे, 2 मंत्री बना देंगे, 3 बना देंगे, 1 बना देंगे, 2-3 मंत्री बना देंगे। मतलब क्या हुआ, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में बैठे बैठे देश पे राज करना शुरू कर देती है। अब जब केंद्र में उनके मंत्री होंगे तो क्या होगा, देश पे राज होगा। तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब में होते होते पूरे देश पे राज करना शुरू कर देती है। अब और भाजपा वाले क्या कहते हैं शिरोमणि अकाली दल को, जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तब भी मुख्यमंत्री चुनने की बात आएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को यहां पे मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो भी विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां पे जीतेगी सब हम आपको समर्थन करते हैं। मतलब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बोले मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाजपा ने बोला हम समर्थन करेंगे, हमें जो चाहते हैं जो लोग उनको भी बोलेंगे शिरोमणि अकाली दल को वोट दो, उनको जिताओ। ठीक है, और यहां पे केंद्र में तो हम आपके मंत्री बना रहे हैं। मतलब दोनों पार्टियां अपना फायदा देख के, नफा नुकसान देख के, ठीक है, लाभ हानि देख करके क्या है, गठबंधन सरकार बना लेती। इसका फायदा यह हुआ है कि वापस चुनाव कराने से देश बच जाता है और काफी पैसा बच जाता है। इसका नुकसान एक थोड़ा सा यह है मेरे विद्यार्थियों, होता क्या है, जैसे मान लो कि ये जो 13 सीटें 13 लोग शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा को दिए, अगर कभी भी ये ले ले तो क्या होगा, फिर से सरकार बीच में आके अटक गई, कितने पे 265 पे आके अटक गई, तब क्या होगा, फिर वो और किसी के पास जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे यार तुम्हारी 10 सीटें हमें दे दो, ठीक है, हम जो सरकार बना ले। ऐसे करके क्या है, सरकार में एक अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, तो वो क्या है, खींचतान चली रहती है। ठीक है, कुर्सी के पीछे सब खींचतान करते रहते हैं, नहीं 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 साहब हमारी बात मानो, हमारी बात मानो। अगर भाजपा ने कभी भी शिरोमणि अकाली दल के साथ चीटिंग कर दी, उनके मंत्री नहीं बनाए, तो क्या होगा, शिरोमणि अकाली दल बोलेगा हम तो जा रहे हैं। फिर भाजपा और किसी पार्टी के पास जाएगी, आम आदमी पार्टी के पास जाएगी, लाओ यार 10 आदमी तुम्हारा मैं दे दो, जो भी लोकसभा में वो दे देंगे, फिर उनकी बात मानो। ऐसा करके क्या होता है, गठबंधन सरकार में थोड़ा सा क्या है, जो मामला है वो फंस सा जाता है, परंतु फिर भी भारत में गठबंधन सरकार एक अच्छे रूप में ही साबित हुई है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। अब इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज की तारीफ करी, जो गठबंधन सरकार बन रही है उससे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तारीफ करी। तारीफ क्यों करी वो देखिएगा। अब हुआ क्या, जब भाजपा की जो सरकार है वहां पे गठबंधन में है, अब जैसे भाजपा कभी भी पंजाब में जो राज्य सरकार बनेगी उसको परेशान नहीं करेगी। क्यों, जैसे ही परेशान करेगी, आ जाओ सीटें खींच लो, भाजपा की सरकार गिरा दो। तो इससे क्या हुआ, केंद्र सरकारों के दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि हम लोग भी गठबंधन से, और राज्यों में जो जिनकी सरकार है वो किनकी है, क्षेत्रीय दलों की है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर क्षेत्रीय दलों को हमने परेशान करा या राज्यों की सरकारों को परेशान करा तो केंद्र में सरकार गिरने का भी खतरा हो सकता है। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकती, किसी राज्य सरकार को खत्म नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि कभी भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी क्षेत्रीय दल की जरूरत पड़ सकती है जो कि राज्य में सरकार बनाकर बैठी है अपनी। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्कालवाद वाले दौर की तुलना ज्यादा प्रभावी है। मतलब आज जो संघीय व्यवस्था है वो ज्यादा प्रभावी है, किसकी तुलना में, जब संविधान लागू हुआ था उस समय की तुलना से ज्यादा आज क्या है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी। ये क्या था, संघीय व्यवस्था हमारे देश में कैसे चलती है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा मेरे विद्यार्थियों। और अब क्या हो चुका है कि किस प्रकार से गठबंधन सरकार देश में काम कर रही है, और भी काफी बातें हम लोगों ने आज की वीडियो में पूर्ण रूप से क्लियर करी है। और इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें, और आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।